तो चलिए आज हम एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य। इसको जानने से पहले हम इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इतिमिति और हास्मिस कहानी यानी कि बीती हुई कहानी को हम इतिहास कहते हैं। ऐसा आज तक हम लोग कहते आए हैं, सुनते आए हैं, लेकिन ये जो बातें हैं ना पूर्णतः सत्य नहीं है। इतिहास में किसी चीज को शामिल करने के लिए हमें साक्ष्य यानी कि प्रमाण की आवश्यकता होती है। जब तक साक्ष्य यानी कि प्रमाण उपलब्ध नहीं होंगे उसको इतिहास की श्रेणी में आप शामिल नहीं कर सकते हैं। भारतीय इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा गया है, एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। अब बात ये आ जाती है कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटने के पीछे की मुख्य वजह क्या है। आखिर हम किस आधार पर कहते हैं कि ये प्राचीन भारत है, ये आपका मध्यकालीन भारत है और ये आपका आधुनिक भारत है। कुछ तो आधार रहे होंगे ना। उसके सिंपल से 2 ही आधार रहे हैं। प्रशासन की प्रणाली में जहाँ से चेंजिंग होती है, प्लस में सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन देखने को जहाँ से मिलता है, वहां से एक नए युग का आरंभ माना जाता है। प्राचीन भारत को प्राचीन भारत की श्रेणी में हम इसलिए रखते हैं ना, क्योंकि क्या था कि प्राचीन भारत में राजा और प्रजा दोनों ही भारतीय थे और भारतीय के द्वारा ही शासन व्यवस्था को चलाया जा रहा था। इसी वजह से इसको प्राचीन भारत की श्रेणी में रखते हैं। आगे चल के मुस्लिम शासक जैसे ही आते हैं, बहुत सारे सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन देखने को मिलता है और साथ ही साथ जो है शासन का जो आधार होता है पुराने धार्मिक ग्रंथ के आधार पे शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। तो इस वजह से इसका नाम मध्यकालीन भारत रखा गया। चूंकि परिवर्तन अभी आगे आना बाकी था और आगे जैसे ही अंग्रेज शासक आते हैं तो उनका शासन का आधार क्या हो जाता है, संसदीय शासन प्रणाली को जन्म देते हैं। और जो पहले क्या होता था ना, राजा के द्वारा शासन व्यवस्था को चलाया जाता था, तो राजतंत्र था, एक लोकतंत्र की स्थापना होती है। प्रशासन में चयनिंग होता है कि नहीं, इसमें जनता जो है सर्वोपरि होता है, तो प्रशासन में चयनिंग देखने को मिल जाता है। तो साथ ही साथ जो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जैसे रहन सहन, पहनावा और हवा में परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मुख्य हमारा जो पोशाक क्या था, धोती कुर्ता गमछा, ये मुख्य पोशाक था, लेकिन उसका स्थान अब क्या ले लिया, जीन्स पैंट शर्ट कोट, ये इसका स्थान ये ले लिया। लिव इन रिलेशनशिप, बिन फेरे हम तेरे, क्या ये हमारी सभ्यता संस्कृति थी? नहीं थी ना। लेकिन जैसे जैसे समाज चेंज कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध करार दिया कि नहीं, इसको वैलिड मान लिया कि नहीं मान लिया, तो ये कानून बना दिया गया। तो ये सारे परिवर्तन जहां से आपको देखने को मिलेंगे वहां से आधुनिक भारत की आपको शुरुआत माना जाए। तो चलिए अब हम उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य की कहानी को जानने का प्रयास करते हैं। ये जो कहानी है ढलते हुए मुगल साम्राज्य की कहानी है। मुगल साम्राज्य जो अपने समय में विस्तृत साम्राज्य संशक्ति सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। महज एक छोटी सी अवधि में बहुत सारे शासक सिंहासन पर बैठते हैं, लेकिन किसी भी शासक के पास इतनी दमखम, इतनी योग्यता, इतनी क्षमता नहीं थी कि पूर्वजों की विरासत को संभाल सके। यही वजह रहा कि मुगल साम्राज्य जो है धीरे धीरे इसका पतन हो जाता है। औरंगजेब के कुल मिला के हैं 5 अनमोल रत्न यानी कि 5 बेटे हैं, जिसका नाम है मुअज्जम, आजम, कामबख्श, मोहम्मद सुल्तान और अकबर। क्या क्या बोले, मुअज्जम, आजम, कामबख्श, मोहम्मद सुल्तान और आपका अकबर। औरंगजेब को हमेशा इस बात का आशंका, इस बात का डर सताते रहता है कि जिस तरीके से उसने भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन राज सत्ता को प्राप्त किया था, कि उसके बेटे भी इसी नक्शे कदम पर न चल बैठे। यही वजह था कि वसीयत के जरिए उसने अपने बेटे को 3 अलग अलग क्षेत्रों का प्रभारी नियुक्त कर दिया था, जिसमें था आप अगर देखेंगे तो मुअज्जम को काबुल का प्रभारी नियुक्त किया, आजम को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया और कामबख्श को बीजापुर का प्रभारी नियुक्त किया। ताकि भाइयों में कभी भी आपसी रंजिश न हो। औरंगजेब का सबसे दुलारा बेटा है आजम। जमाना ये जानता है कि औरंगजेब की अगर मृत्यु होती है तो कोई शासक बनेगा, तो वो शासक बनेगा आपका आजम। लेकिन राजगद्दी पे जो है, राजसत्ता पे जो है वाजिब हक जो है मुअज्जम का बनता है, क्योंकि मुअज्जम जो है सबसे बड़ा बेटा है। औरंगजेब का सपना था कि दक्षिण भारत अपना हो। यही वजह रहा कि दक्षिण भारत को जीतने के लिए एक लंबे अरसे तक दक्षिण भारत में रहता है, लेकिन उसको लगने लगता है कि दक्षिण भारत को जीतने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथों से
उत्तर भारत निकल जाए। यही वजह रहा कि वो रिटर्न होने को सोचता है और रिटर्न होने के ही क्रम में उसका तबीयत बिगड़ जाती है और अंततः जो है 1707 में अहमदनगर में, कब 1707 में अहमदनगर में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु की खबर जैसे ही मुइज़्ज़म को पता चलता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। उसको इस बात का जरा सा भी फिक्र नहीं है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। उसको इस बात का फिक्र है कि कहीं उसका छोटा भाई जो है आजम राजगद्दी यानी राजसत्ता को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि दरबारियों का सपोर्ट किसके पास था? आजम के पास था। और साथ ही साथ औरंगजेब का जो वजीर असद खां था उसका भी सपोर्ट आजम को मिला हुआ था। और उस टाइम पीरियड में ये आपका दिल्ली के आसपास के ही क्षेत्र में था। अब मुइज़्ज़म को लगने लगता है कि अगर राजगद्दी यानी राजसत्ता उसको प्राप्त करना है तो आजम के साथ उसको संघर्ष करना होगा, यानी आजम को उसको युद्ध में हराना होगा, तभी वो राजगद्दी को प्राप्त कर सकता है। यही वजह रहा कि उसके पास जितने भी सैन्य टुकड़े थे उसके साथ वो पेशावर, कहाँ बोल रहे हैं? पेशावर से आगरा की तरफ कूच कर देता है। और रास्ते में ही एक पुल पड़ता है, शाह उद्दौला का पुल। क्या बोले? शाह उद्दौला का पुल। क्या बोले? फिर से बोले, शाह उद्दौला का पुल पड़ता है, जहाँ पे राजाभिषेक करता है और बहादुर शाह प्रथम की पदवी को भी धारण करता है। बहादुर शाह प्रथम की पदवी को भी वो धारण करता है। कौन सा पुल पे? शाह उद्दौला के पुल पे। दोनों की सेनाएं आगरा के आसपास के क्षेत्रों में सामूगढ़ के जजाओं में, क्या बोल रहे हैं? सामूगढ़ के जजाओं में आमने सामने होती है। अंततः जो है दोनों की सेनाएं की भिड़ंत होती है, जिसमें आजम मारा जाता है और मुइज़्ज़म की विजय हो जाता है। इसके जीतने के बाद भी अभी इसका जो है एक कांटा बचा हुआ था, जिसका नाम था कामबख्श। बहादुर शाह को ये डर सता रहा था कि कामबख्श जो है राजगद्दी राजसत्ता को प्राप्त करने के लिए कभी भी षड्यंत्र कर सकता है। यही वजह है कि इन दोनों में एक और युद्ध होता है जिसको बीजापुर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और अंततः जो है कामबख्श भी इस युद्ध में मारा जाता है और बहादुर शाह प्रथम जो है और मुइज़्ज़म जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजगद्दी पे बैठता है। राजगद्दी को प्राप्त करते करते इसकी उम्र जो है 65 वर्ष की अवस्था हो जाती है। 65 वर्ष की अवस्था जो है एक वृद्धावस्था को इंगित करता है कि नहीं? 65 वर्ष की अवस्था जो है एक वृद्धावस्था को इंगित करता है। इस अवस्था में टाल मटोल की भावना ज्यादा आ जाता है। आज नहीं काम कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। यही वजह रहा कि इसके दरबार में एक इतिहासकार था जिसका नाम था खफी खां। क्या नाम था? खफी खां था। उसने साहिब-ए-खबर की उपाधि से इसे नवाजा है। किस उपाधि से? साहिब-ए-खबर की उपाधि से इसे नवाजने का काम किया है। इसके ही दरबार में डच शिष्टमंडल यानी डच लोग आए हुए थे व्यापारी की अनुमति मांगने के लिए, जिसका नेतृत्व कर रहा था, जिसका हेड कौन था? जोशुआ केटलार। उसका स्वागत करने का काम की थी एक स्त्री है जो पुर्तगाल की थी, उसका नाम था जूलियाना। क्या नाम था? जूलियाना, जिसको बहादुर शाह प्रथम ने उपाधि दे रखा था बीबी फिदवा का। किसका उपाधि? बीबी फिदवा का उपाधि दे रखा था। किसका उपाधि दे रखा था? बीबी फिदवा का उपाधि दे रखा था। क्योंकि क्या था, 65 वर्ष की अवस्था में ये राजा बना था, तो इसके पास समय बहुत कम था। अगर शायद समय ज्यादा मिल जाता तो ये जो है मुगल साम्राज्य का दिशा और दशा बदल सकता था शायद। लेकिन क्या होता है, उम्र मतलब एक अच्छे खासे एज में 65 वर्ष की अवस्था में राजा बनने की वजह से इसके पास समय कम रहा। इस वजह से 1700 दुर्भाग्यवश जो है 1712 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद इसके 4 बेटों में जो है आपका सत्ता के लिए संघर्ष आरंभ हो जाता है। इसका जो है सब जो है लाल किले के परचीर में 1 माह तक सड़ता रहता है, लेकिन किसी भी बेटे के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि इसके सब को दफन कर दे। जब तक ये डिफाइन नहीं हो जाता है कि अगला शासक कौन बनेगा, तब तक इसका सब पड़ा ही रहता है। इसके बारे में सर सिडनी ओवन कहते हैं कि अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। तो एक बार फिर से हम इसको जितने भी सारे पॉइंट बनते हैं उसको भी एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। बहादुर शाह प्रथम का जो कालखंड रहा 1707 से 1712 तक रहा। इनका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम इनका मुइज़्ज़म था। क्या था? मुइज़्ज़म था। राजाभिषेक कहाँ पे होता है? राजाभिषेक होता है शाह उद्दौला के पुल पे। कौन सा पुल पे? शाह उद्दौला के पुल पे राजाभिषेक होता है। आजम के साथ संघर्ष कहाँ पे होता है? युद्ध कहाँ पे होता है? सामूगढ़ के जजाओं में। इसी के समय में एक डच शिष्टमंडल आया था जिसका नेता कौन था? जिसका नेता था
आपका जेसुआ केटलार इसको स्वागत करने का काम कौन की थी? जूलियाना की थी। कहाँ की थी वो? तो पुर्तगाल की थी। कहाँ की थी वो? पुर्तगाल की थी। कहाँ की थी वो? पुर्तगाल की थी, है ना। उसको उपाधि किसका दिया हुआ था? बीबी फिदवा की उपाधि दिया गया था। बीबी फिदवा की उपाधि दिया गया था। किसका उपाधि था? बीबी फिदवा की उपाधि था। और सर सिडनी ओमन इसके बारे में, सर सिडनी ओमन इसके बारे में कहे हैं ये अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। तो इतने सारे पॉइंट इसमें आ जाते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।